हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कैफ 9 ऑडिट का चैप्टर 3 प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 13 एथिक्स वाला जो पोर्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं स्टार्ट में वीडियो के इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है और हर हेड का, हर सेक्शन का हम एक ब्रीफली ओवरव्यू लेंगे कि ताकि हमें चैप्टर के स्टार्ट में आइडिया हो जाए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और इस चीज़ को मैं जो पहले 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं उनके साथ रिलेट करके आपको समझाऊंगा, ताकि आपको एज ए स्टूडेंट मुश्किल ना हो चीज़ों को आपस में रिलेट करने में या समझने में कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। पहली बात हमने क्या करनी है, प्लानिंग ऑफ ऑडिट। चैप्टर 1 में जब मैंने आपका ऑडिट स्टार्ट किया था उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ऑडिट जो है आपका क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने उसके अंदर क्या करनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना होता है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाती है। तो अगर आप किसी के बनाए हुए काम को चेक करने जा रहे हैं, एग्जामिन करने जा रहे हैं, तो अगर आप विदाउट प्लान जाएंगे तो आप कभी भी उस चीज़ को एग्जामिन नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं होगी, प्लानिंग के लिए आपको प्रॉपर उस रेलेवेंट आपके जो इस चीज़ के बारे में जो भी आपकी यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, ऑडिट की बात करें, अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ किसी और की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो मुझे उस इंडस्ट्री, उस फील्ड के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड किसने बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, क्या क्या सीन है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। मैं फिर प्रॉपर प्लान भी मेरे पास होना चाहिए कि जी मैं इस तरह से काम करूँगा। हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होती हैं, एसओसीआई में इनकम होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट बैलेंस शीट में आपकी क्या होती है, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं और इक्विटी होती है। तो आपने प्लान करना है कि जी मैंने कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से एरिया रिस्की है जिसमें फ्रॉड्स के, जिसमें एरर्स के, मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट देनी है, उस ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देना है, ऑडिट ओपिनियन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। उसके लिए हमें अब क्या चाहिए, एविडेंसेस चाहिए। तो एविडेंसेस के लिए हम हर हेड की क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। हर हेड कौन सा है, पीपीई एक सेपरेट हेड है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके सेपरेट हेड है। तो उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए कि मैंने कितनी टीम कहाँ पर एलोकेट करनी है, कितनी टीम कहाँ पर एलोकेट करनी है। डिटेल में हम प्लानिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हम अभी यहाँ पर ये था कि प्लानिंग किस तरह से क्यों रिक्वायर्ड होती है। आपने प्लानिंग कर ली, आपकी प्लानिंग के बाद आप अपनी उस इंडस्ट्री का रिस्क असेस करते हो कि जी इस इंडस्ट्री में ओवरऑल रिस्क कितना है। एक होता है इनहेरेंट, बाय बर्थ रिस्क में रिस्क होता ही होता है। एक रिस्क क्या, केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इवेपोरेशन इज नॉर्मल थिंग, वो नॉर्मल लॉस है। आपने कॉस्ट के अंदर नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो आप किस तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। अगर एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री है तो उसमें पेट्रोल की इवेपोरेशन, जो टेम्परेचर की कम या ज़्यादा से जो वेट का लॉस होता है, गेन लॉस आ रहा होता है, वो एक नॉर्मल है। आप उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर करोगे क्योंकि आप उसको नहीं रोक सकते। तो ये आपके एक इनहेरेंट रिस्क है। कुछ होते हैं कि खुद रिस्क होते हैं जो आप आइडेंटिफाई करते हो, फ्रॉड के चांसेस होते हैं जो मैनेजमेंट खुद कर रही होती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो आप एक रिस्क की असेसमेंट करते हो कि जी कौन से एरियाज हैं, रेवेन्यू क्या हाई रिस्क एरिया है, क्या पीपी हाई रिस्क एरिया है, क्या ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स हाई रिस्क एरियाज हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी जो इन्वेंट्री है, क्योंकि उसकी इन्वेंट्री खुद सारी बना रहे होंगे, तो रॉ मटेरियल होगा, लेबर कॉस्टिंग होगी, वर्क इन प्रोसेस होगा, तो वो हाई रिस्क एरिया है। ये वेरी करते हैं एरियाज आपके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी।
अगर एक सॉफ्टवेयर आईटी रिलेटेड कोई कंपनी है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है, तो उसकी जो इन्वेंट्री है वो एक हाई रिस्क एरिया होगी। वो क्यों हाई रिस्क एरिया होगी? क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो डेली बेसिस पे उसमें अपडेट्स आ रही होती हैं। अभी हवावे है, ओप्पो है, सैमसंग है, एप्पल है, हर 6 महीने के बाद उनकी नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, नए मॉडल्स आ रहे होते हैं एक प्रोडक्ट के। जो पुरानी प्रोडक्ट्स उनके पास पड़ी होती हैं, उनकी इन्वेंट्री की जो वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। IS2 NRV, तो हम देखते हैं क्या उन कंपनीज ने अपनी NRV पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड की है कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड की हुई है? क्योंकि जब आपकी मार्केट डाउन होगी तो आपकी सेल प्राइस कम हो जाएगी, तो NRV भी आपकी कम हो जाएगी। हो सकता है आपकी NRV आपकी कॉस्ट से भी कम हो जाए, तो आप उसको NRV पे रिकॉर्ड करोगे। तो ये आपकी रिस्क असेसमेंट, आप इसमें रिस्क असेस करते हो। फिर आपके मटेरियलिटी, आप रिस्क असेस कर लेते हो। आपकी असेसमेंट को देखकर आपने अकाउंटिंग में एक टर्म पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी मटेरियलिटी की, मटेरियल अमाउंट। तो आप डिफाइन करते हो कि जी टोटल अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अगर रेवेन्यू टोटल है 1 बिलियन का, 1 अरब का, तो मेरी मटेरियलिटी ये है, अगर इस अमाउंट तक मिस्टेक्स ना हुई, इस अमाउंट से कम हुई, तो उसको मैं इग्नोर करूंगा। अगर इस अमाउंट से ज्यादा होंगी तो मैं समझूंगा जी मटेरियल अमाउंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, तो मैं अपना ओपिनियन चेंज कर दूंगा। मैं क्या कहूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। मटेरियलिटी किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये हम इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। मैंने रिस्क असेस कर लिए, मैंने कहा कि जी ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसकी इन्वेंट्री में एक बड़ा घपला हो सकता है, क्योंकि किसकी कॉस्ट ऑफ सेल में बड़ा घपला हो सकता है। कॉस्ट ऑफ सेल में किस तरह से? मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हो? ओवरहेड्स एलोकेट करते हो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आपने कॉस्ट में ये चीज़ें पढ़ी होंगी ओवरहेड्स के अंदर, तो मैं ये अज्यूम करूँगा आपने पढ़ी होंगी, तभी मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। आप क्या करते हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके एडमिन एक्सपेंसेस नीचे आते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ एक्सपेंसेस जाते हैं, तो सैलरीज ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो उसमें आपके एडमिन भी आपका हाई रिस्क एरिया है। आपने ये आइडेंटिफाई किया अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट है ये आपकी। तो आपने रिस्क को रिस्पॉन्स किस तरह से करना है? मैं प्रोसीजर लगाऊंगा। अगर मैं पीपीई की बात करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, प्लांट है, उसके पास अरबों रुपए की मशीनरी होगी। अगर सीमेंट फैक्ट्री है, मैपल लीफ, तो उसके बिलियंस ऑफ अमाउंट के क्या होंगे? एसेट्स होंगे। ये एक हाई रिस्क एरिया, मटेरियल एरिया है, मटेरियल अकाउंट है, मटेरियल हेड है। तो मैं उस पर एक टीम एलोकेट कर दूंगा, 3 बंदों को, 3 अपने टीम मेंबर्स को। जी आपने इसकी चेक करनी है एग्जिस्टेंस, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 बिलियन रुपीस के एसेट्स इन्होंने दिखाए हुए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाया हुआ है, क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? अब मैं एग्जिस्टेंस किस तरह से वेरीफाई करूंगा? मैं उनसे उनके लेजर्स पे जाऊंगा, रेलेवेंट लेजर। लेजर में जिस डेट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, मैं कहूंगा जी मुझे इसकी परचेज इनवाइस दिखाएं। क्या इसकी परचेज इनवाइस आपके पास अवेलेबल है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, क्या ऐसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है? अगर कोई व्हीकल है, क्या उसकी जो ऑनरशिप ट्रांसफर, जो टोकन नंबर एक्सेट्रा होता है, क्या आपके वो कंपनी के नाम पर है, आपके पास अवेलेबल है? अगर वो अवेलेबल हुए तो मैं उनकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो जाएगी। मतलब ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी हैं, अगर ये इन्होंने परचेज किए भी हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं, या मैं जाकर उनको फिर फिजिकली भी वेरीफाई कर सकता हूँ। ये क्या है? प्रोसीजर्स हैं। ये मैंने पीपी इस तरह से मैंने क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है पीपीए के एरिया को। ट्रेड रिसीवेबल्स, अब ट्रेड रिसीवेबल मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूँ, ऑडिटर को क्या पता है कि ये पर्सन, ये कस्टमर एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, इसको मैंने सेल्स की भी है कि नहीं की। उसके लिए ऑडिटर किस तरह रिस्पॉन्स करेगा? एक लेटर बनाएगा, उस पर्सन के एड्रेस पर भेजेगा, कस्टमर के एड्रेस पर भेजेगा। जी आप कंफर्म करोगे क्या आपने कंपनी से इतनी चीजें उधार पे ली हैं, क्या आपने कंपनी को इतने पैसे देने हैं? तो वो हमें एक रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स देगा। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहते हैं। ये ऑडिटर के रिस्पॉन्सेज हैं रिस्क को लेकर। अगर कंपनी ने लोन लिए हुए हैं तो ऑडिटर क्या करेगा? जिस बैंक से लोन लिया होगा उस बैंक को क्या करेगा? एक लेटर भेजेगा। क्या प्रोसीजर है लेटर को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आप लो, फिर बैंक क्या करेगा? लेटर का रिप्लाई करेगा, जी हाँ कंपनी ने हमसे लोन लिया है या नहीं लिया। तो ये आपके क्या है? रिस्पॉन्सेज हैं, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन करनी है, हमने उस पर ऑडिट ओपिनियन देना है, और ओपिनियन के लिए हमें क्या चाहिए? एविडेंसेस चाहिए।
जिस एविडेंस की बेस पे हम ओपिनियन देंगे। जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में जो इनवॉइसेज हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं एसेट्स के, वो आपके क्या है, एविडेंसेस हैं। इसी तरह डेटर के केस में जो कस्टमर का रिप्लाई है, कस्टमर का रिस्पॉन्स है आपके लेटर पे, वो आपका एविडेंस है। वो रिस्पॉन्स ना में भी हो सकता है, हाँ में भी हो सकता है। अगर हाँ में है तो आप कहेंगे जी मेरे पास एविडेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। अगर जवाब उनका नाम में आ रहा है कि जी कंपनी ने गलत लिखा हुआ है अपने पास, तो आप कहेंगे मेरे पास एविडेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनी हुई हैं। तो ओपिनियन किस तरह देंगे, चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। जी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, आप डिफरेंट एरियाज को इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। आपका पूरा ऑडिट है ही रिस्पॉन्सेज जो आप परफॉर्म कर रहे होते हो। आपका चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 13 तक सारे के सारे रिस्पॉन्सेज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपकी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड। फिर हम देखेंगे कि ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड, कंपनी में होने वाले फ्रॉड को लेकर। क्या कंपनी में होने वाले फ्रॉड को पकड़ना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर। फिर आप क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एनजीओ जो आपकी हैं, उनका ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या हैं, आप किस तरह से उनका रिस्क असेस करोगे, आप किस तरह उसको रिस्पॉन्स करोगे, ये भी हमने क्या करना है इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। ये आपके चैप्टर 3 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम फिर वन बाई वन सारों को डिस्कस करेंगे। प्लानिंग एंड ऑडिट, ऑडिट किस तरह से प्लान करना है, प्लान करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, किन चीज़ों को आप बाद में भी कर सकते हो, ये हमारा प्लानिंग में कवर होगा। फिर हमने कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं, क्या प्रोसीजर लगाने हैं, फिर हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जी आपके पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स हैं, जस्ट लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे एक IS2 इन्वेंट्री है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वेंट्री पे है। इस तरह ऑडिट के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300 किसके बारे में बताता है, ऑडिट को प्लान करने के बारे में बताता है। सेम टू सेम जिस तरह का IS16 आपका है, वो आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बताता है, उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी। आपका जो 315 है, ISA 315, ये आपको बताता है कि आपने अपने ऑडिट में रिस्क किस तरह असेस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हम ये सारा कुछ इसमें सीखेंगे। इस वीडियो को इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लानिंग को डिस्कस करेंगे।